till 3rd of June 2026 current affair. Let us start from 4th of June and we will do from my notes of current affair till 10th of June. Okay, let's do it. सबसे फर्स्ट न्यूज़ था अबाउट सोलार एनर्जी. तो इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वो क्रॉस कर चुका 155 गीगावाट. तो जब भी सोलर एनर्जी वाला कोई क्वेश्चन आएगा मेंस में भी तो ये डेटा याद रखना होगा कि इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी इंडिया का 155 गीगावाट. तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि 1 बजे धूप बहुत ज़्यादा रहती है और 5 बजे तक का तो ख़त्म हो जाती है टाइप का, है ना, इवनिंग हो जाता है ना. तो 155 गीगावाट टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी. ठीक, 1 या फिर इसको ऐसा 150 भी याद रख सकते हैं, है ना. तो 150 का सोलर करके याद रख सकते हैं. तो अब जब भी सन को देखेंगे हमको याद आ रहा है कि 150 गीगावाट कुछ है करके, है ना. तो कैपेसिटी सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टोटल सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 150 गीगावाट क्रॉस कर चुका है इंडिया का. नॉन फॉसिल फ्यूल कॉन्स्टिट्यूट करता है. हमने ये जो पंचामृत जो अपना प्रिंसिपल था उसमें जो 5 टारगेट्स थे उनमें एक टारगेट ये भी था कि 50% हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी ये सब. तो हमने तो ये क्रॉस कर लिया है 50% का जो टारगेट था. नॉन फॉसिल फ्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट दी 51.93% ऑफ द नेशन से टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी. तो नॉन फॉसिल फ्यूल से 50% से ज़्यादा हम प्रोड्यूस करें इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी. इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन द रेन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आफ्टर चाइना एंड यूएस. तो रेन्यूएबल एनर्जी में हम अच्छा कर रहे हैं ये पता होना चाहिए और थर्ड रैंक पे है ग्लोबली, है ना, आफ्टर चाइना एंड यूएस. तो चाइना टॉप पे है रेन्यूएबल एनर्जी के मामले में, सेकेंड में यूएस एंड देन थर्ड नंबर पे इंडिया. ठीक है, आफ्टर चाइना एंड यूएस रेन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 के अकॉर्डिंग. तो ये भी डेटा याद रख सकते हैं कि जब भी अपने को क्या लिखना होगा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रेन्यूएबल एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन है डायरेक्टली अगर सोलर का पूछा बट अपने को याद नहीं है सोलर का डेटा ये 150 गीगावाट वाला, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन द रेन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जस्ट आफ्टर चाइना एंड यूएस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026. ये डेटा को फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहना पड़ेगा तभी याद रहेगा. एंड देन नेक्स्ट इन द न्यूज़ was about major air and missile defense system. तो इनको भी एक बार लिख लेते हैं. एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम. ओके, सो इसमें क्या क्या है. S-500 प्रोमेट्री रसिया का है ये. ओके, क्योंकि S-400 भी तो रसिया का ही था ना. तो S-500 400 ये क्या था, उनका रेंज था, है ना, मैक्सिमम जो रेंज था उनका. तो S-500 प्रोमेट्री रसिया प्रोमेटी है. ओके, नेक्स्ट जनरेशन एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग द बैलिस्टिक मिसाइल. अब हमने पढ़ा भी था ये वाला जो था ऐसा जो एक्सो एटमॉस्फेयर एंड इंडो एटमॉस्फेयर दोनों में हो रहा था, जा रहा था. आई मीन वो बैलिस्टिक मिसाइल था, है ना. एंड क्रूज मिसाइल तो इंडो एटमॉस्फेरिक वाला ही था, है ना. बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज ज़्यादा होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल वाला भी रहता है. ये क्रूज मिसाइल की रेंज कम होती है एज़ कम्पेयर टू बैलिस्टिक मिसाइल. एंड हाइपरसोनिक वेपन्स में भी यूज़ किया जाएगा, आई मीन उनको भी इंटरसेप्ट करने में यूज़ किया जाएगा S-500 को. देन थर्ड ये तो यूएसए का है. टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम. टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड. ठीक है, डिज़ाइन टू इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग देयर टर्मिनल फेज. और ये डिज़ाइन किया गया था इंटरसेप्ट करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल को ड्यूरिंग देयर टर्मिनल फेज के टाइम पे. ओके, देन आयरन डोम है, ये तो इसराइल का. आयरन वाला जितना भी रहता है जनरली इसराइल का रहता है. शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है फॉर इंटरसेप्टिंग रॉकेट्स, आर्टिलरी सेल्स एंड ड्रोन्स. फिर पेट्रियट PAC-3 यूएसए का है. पेट्रियट PAC-3 यूएसए का. ओके, तो पेट्रियट करके याद रख सकते हैं कि वो यूएसए का है. एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कैपेबल ऑफ एंगेजिंग एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल एंड द बैलिस्टिक मिसाइल्स. देन HQ-9 ये तो चाइना का है, हमने पढ़ा भी था. लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एयर एंड मिसाइल डिफेंस ऑफन कंपेयर टू दी S-300 एंड S-400 फैमिली से. तो कौन कौन सा याद हुआ अपने को. S-500 400 300 ये सब रसिया का है. HQ-9 वाला चाइना का है एंड पेट्रियट वाला यूएसए का. थर्ड भी यूएसए का है. इसराइल का आयरन डोम. बस खत्म. एंड देन नेक्स्ट रिलेटेड इंडिजिनस मिसाइल्स. ओके,
कौन कौन से इंडिजिनस मिसाइल्स हैं इंडिया के। तो यूपीएससी बहुत पूछ भी रहा है कि कौन सा इंडिजिनस है, क्या कोलैबोरेशन के साथ हमने किया है किसी दूसरी कंट्री के साथ। तो इंडिजिनस अपने को याद होना चाहिए कौन कौन सा है। एंड एयर टू एयर, तो आसमान में ही ऐसा एयर टू एयर हो रहा होगा ना, वो कौन सा होगा, अस्त्र। अस्त्र करके याद रखना है, अस्त्र मार्क 1। तो ऐसे क्लाउड बना लेना और ऐसे अस्त्र लिख लेना, तो याद रहेगा हमेशा कि अच्छा अस्त्र तो एयर टू एयर ही था। अस्त्र मार्क 1 एंड मार्क 2। एंड देन सरफेस टू एयर, अब ये अर्थ का सरफेस है, सरफेस से एयर, तो सरफेस से एयर जाएगा तो आकाश की तरफ जा रहा है ना, तो आकाश। एंड आकाश NG। देन क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, यहाँ पे तो सरफेस टू एयर मिसाइल लिखा ही हुआ है SM, तो QR SM सरफेस टू एयर मिसाइल। देन एयर टू सरफेस, अब एयर से सरफेस में आएगा, ठीक है, इधर से ऐसे जा रहा था तो क्या था, आकाश। अब एयर से सरफेस में आएगा तो रुद्रम, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि शंकर भगवान का जो ऐसे रुद्र वाला माला रहता है ना, रुद्र भी बोलते हैं आई गेस शंकर भगवान को। तो ऐसे शंकर भगवान ने आसमान से ऐसे क्या गिरा है, रुद्र की माला गिरी है ना। तो रुद्रम एयर टू सरफेस, एयर टू सरफेस, रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3, कैसे भी करके इनको याद रखना है। एंड देन सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस में प्रलय, तो प्रलय तो ज़मीन में ही आता है ना, तो वैसे याद रख सकते हैं प्रलय, प्रहार, पृथ्वी सीरीज। एंड अग्नि भी, अग्नि भी तो हम लोग डेली अग्नि जलाते हैं, तो ज़मीन में न जलाते हैं, तो सरफेस टू सरफेस में प्रलय, प्रहार एंड पृथ्वी, अग्नि सीरीज। ओके, फिर क्रूज मिसाइल में निर्भय है, निर्भय लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM, बस इतना काफ़ी है। फिर PYQ लिंकेजेस में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या डिफेंस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट एंड T-90 टैंक आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। T-90 टैंक है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया अंडर द लाइसेंस प्रोड्यूस्ड ऑरिजिन। ओके, फिर नेक्स्ट है फर्स्ट अंडरस्टैंड दी सेमीकंडक्टर चेन। ओके, तो सेमीकंडक्टर चेन के बारे में उससे पहले एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। आसमान में ही जो था एयर टू एयर, वो क्या था, अस्त्र था। ज़मीन से सरफेस टू एयर था तो आकाश था। एंड ऊपर से नीचे मतलब कि एयर से सरफेस तो रुद्र, तो रुद्रम 1 ये सब था। एंड ज़मीन से ज़मीन सरफेस टू सरफेस में प्रलय, प्रहार एंड अग्नि, है ना, प्रलय, प्रहार, अग्नि, पृथ्वी भी है। ओके, फिर नेक्स्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड दी सेमीकंडक्टर चेन। सेमीकंडक्टर में होता क्या है, सबसे पहले सेमीकंडक्टर को डिज़ाइन किया जाता है कि कैसे बनाने वाले हैं, देन उसका फैब्रिकेशन होता है, फैब्रिकेशन इज़ द मेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ना। देन असेंबल किया जाता है उसको कि किस में डालना है, सैटेलाइट में डालना है, मोबाइल फ़ोन में कि लैपटॉप में, ये सब। एंड असेंबली इसी टाइम पे असेंबल करते हुए टेस्टिंग भी किया जाता है कि काम कर रहा है कि नहीं। एंड देन पैकेजिंग भी सी चेन वगैरह, एंड देन फाइनल चिप विल बी मेड, ठीक है। तो क्या क्या होगा, सबसे पहले डिज़ाइन, देन फैब्रिकेशन एंड असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, फाइनल चिप, ये सब। फिर फैब्रिकेशन यूनिट जिसको हम लोग फैब बोल रहे हैं, फैब यूनिट जो होगा वो एक्चुअल फैक्ट्री होती है जहाँ पे सिलिकॉन वेफर से वो कन्वर्ट किए जाते हैं चिप्स में। तो हम अपने को पता तो है ही कि सिलिकॉन वेफर होता है, उसी से ही अपना वो बनता है, सेमीकंडक्टर बनता है। तो जो सिलिकॉन वेफर होता है उसको चिप में कन्वर्ट करने का काम ही फैब्रिकेशन यूनिट में होता है। इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कॉस्टली पार्ट होता है बिकॉज इट नीड्स क्लीन रूम्स, एडवांस्ड मशीन्स, स्किल्ड इंजीनियर्स, वाटर एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि रूम क्लीन होना चाहिए, एडवांस्ड मशीन होनी चाहिए, स्किल्ड इंजीनियर्स होने चाहिए, वाटर एंड अनइंटरप्टेड पावर। देन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM, मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MeitY की मिनिस्ट्री है। अब यही वाली ही मिनिस्ट्री होगी, कोई और अदर मिनिस्ट्री तो नहीं समझ आ रहा है ना, तो यही मिनिस्ट्री होगी। तो लॉन्च कब किया गया था, 2021 में। अप टू 50% फिस्कल सपोर्ट सेंटर प्लस स्टेट इंसेंटिवाइज करेंगी, कि लगभग 50% है वो सेंटर स्टेट मिलकर इंसेंटिवाइज करेगी सेमीकंडक्टर मिशन में उन यूनिट्स को। एम क्या है, फैब प्लांट बनाना, वही फैब्रिकेशन प्लांट्स, असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, डिज़ाइन इकोसिस्टम। देन इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, टाटा फैब है। तो कौन कौन सा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे है, अब ये UPSC ने पूछ दिया था तो अपने को पढ़ना पड़ेगा अब तो। इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे है,
टाटा फैब्रिकेशन ढोलेरा गुजरात, देन टाटा ATMP मोरीगांव असम, देन CG पावर रेनेसास स्टार सनत गुजरात, देन HCL फॉक्सकॉन है वो जवार उत्तर प्रदेश, एंड सिक्सेम ओडिशा। तो टाटा फैब ढोलेरा गुजरात, टाटा फैब ढोलेरा गुजरात में है। टाटा ATMP बोलेगा तो वो मोरीगांव असम में है, एंड CG पावर रेनेसास स्टार सनत गुजरात, HCL फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश, सिस्टम ओडिशा। अब इसको याद हुआ तो याद हुआ, नहीं तो रिपीट तो ये नहीं होने वाला है, एंड ऐसे वाले क्वेश्चन हम पहले से भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। देन आंध्र प्रदेश मैनेज नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम विंस 2026 फूड प्लानट प्राइज। आंध्र प्रदेश है उसको नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम में फूड प्लानट प्राइज मिला हुआ है, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश को नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम में फूड प्लानट प्राइज मिला हुआ। एंड देन AI अडॉप्शन इन द जुडिशरी। अब ये सारे मेंस वाले कंटेंट हैं, बट याद रख लेते हैं कि जब भी जुडिशरी का क्वेश्चन आएगा या फिर AI का क्वेश्चन आएगा कि AI को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ जुडिशरी में भी यूज़ कर सकते हैं, बट जुडिशरी में भी क्या होगा, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोर्टरूम ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। AI इनेबल्ड ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन प्रोवाइड नियर रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो जो रियल टाइम में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उनको क्या करेगा, AI उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेगा, है ना, जिस भी लैंग्वेज में हम करना चाह रहे हैं, डिज़ायर्ड जो भी लैंग्वेज है। मल्टीलिंगुअल जस्टिस, तो AI बेस्ड सुवास, तो AI बेस्ड सुवास ये तो हमने पढ़ा भी था, है ना, सुवास है वो सुप्रीम कोर्ट का ही है जो कि ट्रांसलेट करता है इंटू 18 इंडियन लैंग्वेजेस में। देन फिलिंग एंड रजिस्ट्री ऑपरेशन में कर सकते हैं AI टूल्स को। मशीन लर्निंग एंड द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द डिफेक्ट्स इन द ई-फिलिंग्स, कि ई-फिलिंग्स में कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है तो उनको रिकॉग्नाइज कर लेगा AI। देन लीगल रिसर्च असिस्टेंस में LEGRAA लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट एनालाइज करेगा डॉक्यूमेंट को एंड एक्सट्रैक्ट करेगा रेलेवेंट लीगल रेफरेंसेस, क्योंकि अपने को पता है कि जो भी लीगल वाले डॉक्यूमेंट्स होता है बहुत बल्कि रहते हैं, तो उनमें से जो जो लीगल रेफरेंसेस से काम करें उसको AI ही क्या करेगा, फाइंड आउट कर लेगा, एनालाइज करेगा डॉक्यूमेंट को, तो ईजी हो जाएगा, है ना। देन सुपास भी है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर द असिस्टेंस इन दी कोर्ट एफिशिएंसी, के लिए कोर्ट एफिशिएंटली काम करे, इसके लिए सुपास एक पोर्टल है बेसिकली। ये आइडेंटिफाई करता है प्रेसिडेंट्स एंड क्लैरिफाइज द केस फैक्ट को क्लैरिफाई करता है। देन वॉइस टू टेक्स्ट डिक्टेशन करने में तो ASR श्रुति कन्वर्ट कर देता है जजेस स्पीच इनटू द टेक्स्ट फॉर ड्राफ्टिंग ऑर्डर्स एंड जजमेंट को ड्राफ्ट करता है। तो अपने को क्या क्या याद रखना है, जब भी AI अडॉप्शन इन जुडिशरी की बात होगी तो AI बेस्ड सुवास इसको एग्जाम्पल में लिखना है, ठीक है। एंड देन LEGRAA, देन सुपास, देन ASR श्रुति, ठीक है। बस इतना से काम हो जाएगा, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ पर AI वगैरह यूज़ कर रहे हैं। और अगर जुडिशरी में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हुआ तो भी ये एग्जाम्पल उसी में लिख सकता है। एंड देन डेप्ट क्राइसिस ऑफ द स्टेट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डेप्ट बर्डन बढ़ता जा रहा है उनका, तो ये स्टेट डेप्ट नाउ अकाउंट्स फॉर दी नियरली 1/3 ऑफ द इंडियाज जनरल गवर्नमेंट डेप्ट। इंडिया में जो गवर्नमेंट डेप्ट है उसका 1/3 मतलब 33% 33% है स्टेट डेप्ट। तो नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स से ये अपने को पता चला, तो नीति आयोग निकालता है ना हर स्टेट का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, तो उससे अपने को पता चलेगा जो स्टेट डेप्ट है वो 33% है इंडिया का जो जनरल गवर्नमेंट डेप्ट है उसका। देन स्टेट्स लाइक द पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला एंड आंध्र प्रदेश फेस द परसिस्टेंट रेवेन्यू एंड फिजिकल डेफिसिट। जो पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला, कौन कौन से स्टेट है जो इनमें हमेशा ही रेवेन्यू एंड फिजिकल डेफिसिट बना रहता है, तो उनको याद कर लेते हैं, क्योंकि जब एग्जाम्पल डालेंगे ना तो अपने पास वो ये स्टेट्स तो परसिस्टेंट है तो ये हमेशा ही सही हो जाएंगे, पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला एंड आंध्रा। तो साउथ के 2 है, एक ईस्ट का है और एक नॉर्थर्न इंडिया का, तो पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्रा, ठीक है। यहाँ पे परसिस्टेंट फिजिकल डेफिसिट देखने को मिलता है। एलिवेटेड डेप्ट लेवल्स 35 से 45% ऑफ द GSDP
तो ये इनके स्टेट का जो GSDP है उसका 35 से 45% इनका डेप्ट है। देन हाई इंटरेस्ट बर्डन भी हो जाता है ना। देन अकॉर्डिंग टू दी RBI, इंडियन स्टेट्स consolidated gross financial deficit increased to 3.3% of the GDP 2024 से 2025 and the outstanding liability to around 28% of the GDP। तो अकॉर्डिंग टू दी RBI जो इंडियन स्टेट है वो कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो गया है 3.3% ऑफ द GDP से आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू 28% ऑफ द GDP। देन की ड्राइवर्स ऑफ द राइजिंग स्टेट डेप्ट, कौन कौन से की ड्राइवर है राइजिंग स्टेट डेप्ट के? पॉपुलिस्ट मेजर्स, हाई स्पेंडिंग ऑन द सब्सिडीज, वेलफेयर एंड फ्रीबीज स्ट्रेन्स द बजट। तो की ड्राइवर्स राइजिंग स्टेट डेप्ट, क्यों इनका डेप्ट बढ़ता जा रहा है? उनके रीजंस है कि स्टेट है बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट मेजर्स कर रहे हैं कि वेलफेयर करने के लिए फ्रीबीज ये सब सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और इसके कारण पैसे कहाँ से आएंगे? तो उन लोग डेप्ट लेंगे एंड इसका बर्डन फिर नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट आएगी उनको इंटरेस्ट पेमेंट चुकाना होगा। देन कमिटेड एक्सपेंडिचर है, सैलरी, पेंशन एंड इंटरेस्ट कंज्यूम कर लेता है 50 to 60% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये सब में तो देना ही पड़ेगा ना, जो भी सैलरीज है इन सबको पे करना ही होगा, पेंशंस, इंटरेस्ट कंज्यूम कर लेता है। तो ये कमिटेड एक्सपेंडिचर है, इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो ओवर 70 to 80% ऑफ दी पंजाब, केरला ये सब जा रहा है कहाँ पे? रेवेन्यू रिसिप्ट में ही चला जा रहा है जो पैसे जा रहे हैं। एंड जिसके कारण क्या हो रहा होगा? क्राउडिंग आउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बोरो करेगी तो अपने को तो पता है क्राउडिंग आउट हो जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। देन स्टेट्स लाइक केरला फेसेस एजिंग पॉपुलेशन। अब केरला में क्या हो रहा है? एजिंग पॉपुलेशन है तो इनके कारण क्या होगा कि वेलफेयर मेजर्स गवर्नमेंट को लेना होगा मोर देन 50% और दी 60। तो 60 एज ग्रुप वाले 15% से ज़्यादा है केरला में एजिंग पॉपुलेशन, है ना। तो ये क्या कर रहा है कि पेंशन एंड हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होगा हेल्थ केयर सर्विसेज ये सब एंड पेंशन भी देना होगा, तो इसलिए स्टेट का बर्डन बढ़ता जा रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, राइट। देन रेवेन्यू वीकनेस, हैवी रिलायंस ऑन द सेंट्रल GST डिवोल्यूशन। बहुत ज़्यादा ही स्टेट्स है वो रिलाई करती हैं कि सेंटर से जो GST का पैसा आएगा उससे करेंगे। उनका खुद का जो टैक्स रिजीम है वो फ्लॉड है, आई मीन बहुत ही कम वो टैक्स लेते हैं। तो स्लजिस ग्रोथ इन दी ओन टैक्स रेवेन्यूज़, बहुत ही कम ग्रोथ है। तो स्लजिस ग्रोथ, ये ऐसे की टर्म्स याद रखना क्योंकि इनको लिखना पड़ेगा ना अपने को। तो स्लजिस ग्रोथ इन दी ओन टैक्स रेवेन्यू, तो स्टेट का खुद का जो टैक्स रेवेन्यू का ग्रोथ है वो तो स्लजिस है। अदर फैक्टर्स जैसे ऑफ बजट बोरिंग कर रहे हैं टू बाईपास दी FRBM लिमिट से, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करते रहती है कि FRBM लिमिट को बाईपास करने के लिए ऑफ बजट बोरिंग करते रहते हैं। देन कोविड एरा इमरजेंसी लोन लिया गया था, देन एस्केलेटिंग दी बोरिंग कॉस्ट, हायर प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। देन वे फॉरवर्ड क्या है कि कैसे हम स्टेट्स हैं उनका डेप्ट बर्डन कम कर सकते हैं? तो इन्फोर्स करना मैक्रो प्रूडेंशियल कैप्स, है ना। स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट ऑफ द FRBM टारगेट्स को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना। स्टेट स्पेसिफिक डेप्ट सीलिंग से लिंक्ड क्लोजली टू द रियलिस्टिक GSDP मैट्रिक्स। अब ऐसे नहीं कि FRBM टारगेट में क्या है, सारी स्टेट को बोला गया कि आपको 3.2% ऑफ द GSDP करना होगा करके, बट क्या है कि सारे स्टेट का मैट्रिक्स अलग है ना, तो स्टेट स्पेसिफिक डेप्ट सीलिंग लगानी चाहिए, दैट शुड बी लिंक्ड क्लोजली टू द रियलिस्टिक उनका जो GSDP मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग, है ना। देन ब्रॉडनिंग ओन रेवेन्यू स्ट्रीम्स, तो खुद का जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है उनको ब्रॉडन करना कि कहाँ पर से टैक्स लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लोकल टैक्स बेसिस का एक्सपांड करना। इंश्योर करना हायर GST कंप्लाइंस, कि GST कंप्लाइंस इन जैसे लूप होल्स का यूज़ कर लेते हैं ना कुछ लोग, तो GST लूप होल्स को नहीं छोड़ना, GST कंप्लाइंस को इंश्योर करना। देन ऑप्टिमाइज़ करना नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को, कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उनको ऑप्टिमाइज़ करना। तो ये 3-4 तो सॉल्यूशन अपने को मिल गया। देन रैशनलाइज करना पब्लिक यूटिलिटी टैरिफ को, कि जैसे वाटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पे टैरिफ लगाना। इम्पोज करना यूज़र चार्जेस ऑन द स्टेट यूटिलिटीज़ लाइक द इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर टू फुल्ली रिकवर द ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, राइट। Then refining welfare delivery, utilizing advanced direct benefit transfer DBT model to tightly target the beneficiaries, erase identity duplication and minimize the leakage. So refining welfare delivery, utilizing the advanced direct benefit transfer. तो जो वेलफेयर डिलीवरी है उसमें जो घोस्ट बेनिफिशियरी है उनको हटाना, तो रैशनलाइज हो जाएगी ना जो भी बेनिफिट ट्रांसफ़र होना है उनको।
है ना, ताकि जो टारगेटेड बेनिफिशरीज हैं उन तक वेलफेयर मेजर्स पहुँचे। एंड देन कमिंग टू द बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री क्या होता है? इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ द लर्निंग फ्रॉम एंड इम्यूलेटिंग नेचर्स डिज़ाइन प्रोसेसेस एंड सिस्टम टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट सस्टेनेबल इनोवेशन। तो ये एक प्रैक्टिस है लर्न करने का फ्रॉम द इम्यूलेटिंग नेचर्स डिज़ाइन। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग फ्रॉम इम्यूलेटिंग नेचर्स डिज़ाइन प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट सस्टेनेबल इनोवेशन। तो वो इनोवेशन सस्टेनेबल भी हो, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं? मिमिक कर रहे हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें लिखा है ना कि प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग फ्रॉम एंड इम्यूलेटिंग द नेचर्स डिज़ाइन। तो नेचर जैसा डिज़ाइन किया हुआ है उनसे हम लर्न करेंगे और उनका प्रैक्टिस करेंगे और उन प्रोसेसेस को दोहराएंगे, सिस्टम्स को, एंड सॉल्व करेंगे ह्यूमन की प्रॉब्लम्स को, क्रिएट सस्टेनेबल इनोवेशंस। एप्लीकेशन क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन एंड इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंजीनियरिंग, जापान का शिनकानसेन ट्रेन्स अडॉप्टेड दी किंगफिशर्स बीक डिज़ाइन। अच्छा, ओके, यहाँ पे क्या क्या आ गया? जो किंगफिशर्स एक शायद बर्ड है, उसका जो बीक मतलब क्या आता है? चोंच, उसका डिज़ाइन को कॉपी किया। ओके, तभी ये ट्रेन है जो जापान का वो ऐसा रहता है ताकि वो स्पीड में जा सके, है ना। तो जापान का शिनकानसेन ट्रेन है वो उसने अडॉप्ट किया किंगफिशर का बीक डिज़ाइन। वाव, कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। रिड्यूसिंग दी टनल नॉइस, तो जो टनल नॉइस है उसको रिड्यूस करेगा ना, इम्प्रूव करेगा स्पीड को भी। ठीक है, तो टनल नॉइस को रिड्यूस करेगा एंड इम्प्रूव करेगा स्पीड को। आर्किटेक्चर एंड एनर्जी में क्या? जिम्बाब्वे का जो ईस्ट गेट सेंटर है मिमिक करता है टर्माइट माउंट्स। टर्माइट का जो माउंट नहीं रहता है, ऐसे जो घोंसला जो रहता है टर्माइट बना रहता है, फॉर नेचुरल कूलिंग एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो जिम्बाब्वे का ईस्ट गेट सेंटर है वो ऐसा ही उसी डिज़ाइन में बनाया गया है जैसे कि टर्माइट माउंट बनाता है। क्यों? क्योंकि उसके कारण नेचुरली वो कूल होता रहता है एंड एनर्जी एफिशिएंट भी रहता है। ये भी कितना बढ़िया एग्जांपल है। इसको बाकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं अपन कि कैसे हम नेचर से हम सीख रहे हैं, है ना। बेसिकली ये तो बायोमिमिक्री ही है। देन मटेरियल्स साइंस, लोटस लीव्स इंस्पायर्ड सेल्फ क्लीनिंग। लोटस का जो पत्ती रहता है ना, उसमें क्या होता है? पानी अगर पड़ेगा तो वो उसमें नहीं चिपकता और ऐसे बह जाता है, तो सेल्फ क्लीनिंग हो गई ना। तो वाटर रेपेलेंट पेंट्स एंड फैब्रिक्स, ये भी हमारा वहीं से ही इंस्पायर्ड था। देन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसमें क्या है? अबाउट अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश कब किया गया था? ये थोड़ा प्रीलिम्स वाला फैक्ट है क्योंकि कुछ ना कुछ बॉडी वगैरह के बारे में यूपीएससी पूछ लेता है, तो पढ़ लेते हैं इसको। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023। साइंस एंड एनर्जी रिसर्च बोर्ड है, वॉज सब्ज्यूम्ड इनटू एएनआरएफ। तो एक साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड हुआ करता था, उसको इसी में मर्ज कर दिया गया अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में। ठीक है, तो फंक्शन क्या करता है? नाम में ही जिसके साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च है तो क्या करेगा? रिसर्च करेगा। सर्च एज द इंडियाज अपेक्स बॉडी टू प्रोवाइड दी हाई लेवल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो रिकमेंडेशन था ना, उसी के अकॉर्डिंग ये अपेक्स बॉडी है, हाई लेवल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन साइंटिफिक रिसर्च के लिए। एंड देन इट प्रमोट्स द इंडस्ट्री एकेडमिया कोलाबोरेशन, प्रमोट करता है इंडस्ट्री एकेडमिया कोलाबोरेशन को, सपोर्ट करता है कॉम्पिटिटिव रिसर्च ग्रांट्स, डेवलप करता है रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन दी R&D। तो R&D में प्राइवेट सेक्टर है उनका पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है। फिर मेजर इनिशिएटिव क्या है इस मिशन का? फॉर द एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज महा कवरिंग दी सेक्टर्स सच एज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेड टेक, 2D मटेरियल्स and AI for the science and engineering, partnerships for the accelerated innovation and research pair, Ramanujan fellowship etc. ठीक, तो इसके साथ ये भी ख़त्म हो गया 5 जून का। मैंने बाकी कर लिया ना? हाँ, ओके, बाकी को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, 7 को शायद संडे था तो 6, 8, 9 ऐसे करके 2-3 दिन का साथ में कर लेंगे। पहले तो रिकॉल करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने, ऊपर से देखते रहते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ा। तो सोलर एनर्जी में हमने पढ़ा कि जो 150 गीगावाट है हमने वो क्रॉस कर लिया है। रेन्यूएबल एनर्जी में हम 3rd नंबर पे है आफ्टर चाइना, US। ओके, एंड हमारा जो 50% जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर का, आई गेस है ना, पावर का
टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, या वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आता है। देन एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हमने थार पढ़ा था यूएसए का, पेट्रियट, पैक 9 ऐसा कुछ था, वो भी यूएसए का ही था, पैक 5 ऐसा कुछ था, सॉरी HQ9 था, वो चाइना का था। एंड और कुछ पढ़ा था, इसराइल का आयरन डोम पढ़ा था, थार पढ़ा था यूएसए का, एंड S-500 तो रसिया का है ना। देन इधर कुछ पढ़ा था, हाँ एयर टू एयर ये सब वाला, आसमान टू आसमान वाला अस्त्र, और आसमान से सरफेस वाला। तो एयर टू सरफेस में क्या आ रहा था, रुद्रम 1 2 ये सब, 3 भी आ गया, उसी का तो टेस्ट चल रहा था। एंड देन और क्या पढ़ा था, सरफेस से एयर, इधर क्या था, आकाश है ना, आकाश नाग भी था, आकाश NG एंड QRSAM। और सरफेस टू सरफेस में तो प्रलय, पृथ्वी एंड और क्या था, प्रहार था, एंड अग्नि। फिर क्रूज मिसाइल में, क्रूज को याद रखना, निर्भय। तो एक समुद्र में वैसे क्रूज में जाता नहीं रहता है, बड़ा सा शिप रहता है, उसी को बोलते हैं क्रूज। तो अभी ये क्रूज मिसाइल के बारे में नहीं बता रही मैं याद करने के लिए बता रही हूँ कि क्रूज मिसाइल है ना, उसको याद रखना। क्रूज में जाना है तो एकदम निर्भय होकर जाना पड़ेगा करके, ठीक है, बिना भय के, तो निर्भय। और उसमें बहुत लॉन्ग रेंज तक जाएंगे तो लॉन्ग रेंज लैंड क्रूज मिसाइल। बाकी क्रूज मिसाइल तो अपने को पता है, ऐसे इंडो एटमॉस्फेरिक वाला रहता है, बलिस्टिक वाला इंडो एंड एक्सो दोनों रहता है, ठीक है। ये वाला पूरा गाइडेड मिसाइल रहता है, एंड ये इस तक ही गाइडेड रहेगा ना, उसके बाद तो फ्री फॉल होगा उसका, तो ग्रेविटी को यूज़ करता है। एंड देन सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा, कुछ लोकेशन इनका। एक तो फैब्रिकेशन इंडिया में एक भी यूनिट नहीं है अभी, है ना, आई मीन वर्किंग कंडीशन में। तो अभी ये काम चल रहा है, और कहाँ पे अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, टाटा फैब ढोलेरा गुजरात में, एंड मोरीगांव असम में। फिर CG पावर रेनेसास स्टार सनत गुजरात में। देन HCL फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश में, फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश में, ना कि मध्य प्रदेश में। एंड देन सिक्सम ओडिशा। और क्या पढ़ा था, आंध्र प्रदेश को वही नेचुरल फार्मिंग में अवार्ड मिला है, फूड प्लानेट प्राइज। फिर AI एडॉप्शन जुडिशरी में हमने देखा, इनमें कौन कौन से ऐप्स या पोर्टल्स के नाम थे, सुवास LGRAA, तो लेग्रा करके याद रख सकते हैं। देन सुपास एंड ASR श्रुति एंड लेग्रा, ठीक। फिर डेप्ट क्राइसिस स्टेट का बढ़ता जा रहा है, लगभग वो जो इंडिया का जो जनरल डेप्ट है ना, उसका इंडिया का जो जनरल गवर्नमेंट डेप्ट है, गवर्नमेंट डेप्ट, ठीक है, प्राइवेट डेप्ट नहीं। तो इंडिया का जो जनरल गवर्नमेंट डेप्ट है उसका 33% तो स्टेट डेप्ट ही है। ये कहाँ से पता चला, नीति आयोग का जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उससे। एंड कौन कौन से स्टेट परसिस्टेंट डेप्ट में है, डेप्ट क्राइसिस फेस कर रहा है, पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला एंड आंध्रा। फिर बायोमेमिक्री में हमने 2-3 एग्जाम्पल याद किया था। एक तो क्या था, किंगफिशर का बीक, उसको जापान ने अपने ट्रेन में यूज़ किया है। अब ट्रेन का एग्जैक्टली नाम भी नहीं पता तो ठीक है, शिनकानसेन है वैसे तो, शिनकानसेन ट्रेन है करके। एंड जिम्बाब्वे का जो ईस्ट गेट है उसमें जो टर्माइट है उसका माउंड है, उसको नेचुरल कूलिंग एंड एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। एंड लोटस लीव्स से हम लोग वाटर रेपेलेंट, सेल्फ क्लीनिंग ये सब मिमिक करते हुए पेंट एंड फैब्रिक ऐसा बनाने लगे हैं। फिर ANRF ये तो पता ही था, ये माइटी के अंदर होगी, बस खत्म।